शिखर सम्मेलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उतरते ही बहुत सारी चीजें होनी यहाँ शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को बीच में ही छोड़ दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरफ जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही जाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को इसकी वजह बताया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार शाम को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आज रात वॉशिंगटन लौटेंगे ताकि वे कई महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दे सके। इसके पहले ट्रंप की मंगलवार देर रात तक कनाडा में रहने की योजना थी। वे रविवार को कनाडा पहुंचे थे। कनाडा में आयोजित हो रही G7 सम्मेलन में 17 जून को समाप्त हो रहा है। लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप G7 में शानदार दिन बिताए, यहाँ तक कि उन्होंने यूके और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। बहुत कुछ हासिल किया गया, लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्र अध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद चले जाएंगे। सोमवार को ग्रुप फोटो के दौरान ट्रंप ने कहा कि काश मैं कल के लिए रुक पाता, लेकिन वे समझते हैं ये बहुत बड़ी बात। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले इजराइल के मुद्दे पर ट्रंप और G7 के दूसरे नेताओं में मतभेद की जानकारी सामने आई थी। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए G7 नेताओं द्वारा तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का संकेत दिया। हालांकि दस्तावेज तैयार करने वाले ने उम्मीद जताई कि अंततः अपना नाम जोड़ने के लिए मना लिया जाएगा। कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने एक ईरान को लेकर भयानक चेतावनी दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ईरानी नागरिकों को कहा कि वे अपनी राजधानी तेहरान को तुरंत खाली कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा में सेंध लगा। एक प्राइवेट प्लेन ने G7 के बनाए गए नो फ्लाई जोन का उल्लंघन किया। ये प्लेन अल्बर्टा के कानासिस्क कंट्री में G7 शिखर सम्मेलन स्थल के ऊपर से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस गया। ऐसे में विमान को रोकने के लिए उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड को CF-18 हॉर्नेट लड़ाकू जेट तैनात करने पड़े। बाद में इस प्राइवेट प्लेन को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा गया। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पायलट से संपर्क करने के लिए अंतरिम चेतावनी उपायों का सहारा लेने से पहले पायलट को सचेत करने के लिए कई कदम उठाए। इंटीग्रेटेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अनुसार चेतावनी देने के बाद पायलट ने नागरिक विमान को सुरक्षित रूप से उतारा। इस दौरान विमान पर कोई भी हमला नहीं किया गया। विमान के उतरते ही उसे कनाडाई पुलिस ने घेर लिया और पूछताछ। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया है, क्योंकि वह सुनिश्चित करना पायलट की जिम्मेदारी है कि वो नो फ्लाई जोन में उड़ान न भरे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से वे संसाधन खत्म हो जाते हैं जिनका उपयोग पुलिस के काम और शिखर सम्मेलन स्थल के सुरक्षा में किया जा सकता है। शनिवार सुबह से कैलगरी और कानासिस्क दोनों पर अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लागू है। एक नो फ्लाई जोन कानासिस्क गांव पर केंद्रित है और उसकी परिधि 30 समुद्री मील है। दूसरा कैलगरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रित है और उसकी परिधि 20 समुद्री मील है। दोनों स्थानों पर प्रतिबंध मंगलवार रात मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। 15 से 17 जून तक कानासिस्क में आयोजित 51वां G7 शिखर सम्मेलन 1975 में ग्रुप ऑफ सेवन की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ है। कनाडा ने इस साल 1 जनवरी को 7वीं बार G7 की अध्यक्षता संभाली, जिसमें यूरोपीय संघ के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेता शामिल हो रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि मामला यहाँ पर थोड़ा उलझता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर लॉरेंस जोन्स का यह ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन को तैयार करने के लिए कहा है, सिचुएशन रूम को तैयार करने के लिए कहा है। यानी कि ट्रंप यहाँ पर आगे की बैठक करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि G7 में फिर क्या हुआ। G7 में अपनी बैठक हुई। G7 में ये भी देखने को मिला कि कनाडा और अमेरिका दोनों ने यहाँ पर बातचीत करी और कहा कि हम जल्दी ही अपने मामलों को सुलझा लेंगे और इन मामलों को सुलझाकर हम एक हल निकालेंगे। वैसे आपको बता दूं, G7 के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं। खैर, G7 देश में एक और चीज देखने को मिली और इस चीज में ये देखने को मिला कि इन्होंने एक विवादास्पद प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने रूस को फिर से G7 में शामिल करने और यहाँ तक कि चीन को भी समूह में जोड़ने की बात कही है। ये प्रस्ताव G7 के मौजूदा ढांचे को चुनौती देता है, जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे
जैसे उदार लोकतांत्रिक देशों का समूह है जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। ट्रंप का कहना है कि रूस को 2014 में G8 से बाहर करना एक बड़ी गलती थी और अगर रूस समूह में होता तो शायद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध नहीं हुआ होता। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को शामिल करना कोई बुरा विचार नहीं है क्योंकि विश्व नेताओं के बीच संवाद के लिए एक मंच जरूरी है। G7 जैसे पहले G8 के नाम से जाना जाता था 1975 में स्थापित हुआ था जब विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने तेल संकट पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया। 1991 में रूस को G8 में शामिल किया जिसमें ये समूह और भी ज्यादा मजबूत हुआ। हालांकि 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने और यूक्रेन में हस्तक्षेप के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को G8 से निष्कासित कर दिया और फिर समूह फिर से G7 बन गया। उस समय कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस फैसले का समर्थन किया था। ट्रंप ने इस निष्कासन को गलत ठहराया और कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस अपमान से नाराज हैं जिसके कारण वैश्विक कूटनीति जटिल हो गई। ट्रंप ने पहले भी साल 2018 में हुए G7 में रूस को फिर से शामिल करने की वकालत। उस समय उन्होंने रूस को शामिल करने की मांग की थी और व्यापार विवाद के कारण सम्मेलन से जल्दी चले गए थे जिसके बाद उन्होंने संयुक्त बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। ये घटना G7 में एक विवादास्पद के रूप में देखी जाती है क्योंकि ट्रंप के इस रवैये ने सहयोगियों देशों के बीच उजागर कर दिया था दरार। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के G7 में शामिल करने से वैश्विक स्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर रूस G8 का हिस्सा होता तो शायद 2022 में यूक्रेन पर हमला नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन केवल उनसे बात करते हैं और G7 में रूस की अनुपस्थिति संवाद को जटिल बना। चीन के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई चीन को शामिल करना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि ट्रंप के इस प्रस्ताव को G7 के अन्य नेताओं ने सावधानी से लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे अमेरिकी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने कनाडा के कई प्रस्तावों को खारिज करते हुए कहा कि वे अच्छे हैं लेकिन मेरे प्रस्ताव बेहतर हैं। यूरोपीय नेताओं ने उम्मीद जताई कि ट्रंप को रूस पर कठोर रुख अपनाने के लिए मना सकते हैं, खासकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो महासचिव रट के साथ होने वाली बैठकों के दौरान। एक ऐतिहासिक उदाहरण जो ट्रंप के प्रस्ताव से मिलता जुलता है वह है 1990 के दशक में रूस को G7 में शामिल करने का निर्णय। उस समय सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति में एकीकरण के लिए G8 में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य रूस को पश्चिमी देशों के साथ सहयोग करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। हालांकि साल 2014 में क्रीमिया संकट के बाद ये प्रयोग असफल माना गया क्योंकि रूस ने पश्चिमी मानदंडों का पालन नहीं किया। ट्रंप का वर्तमान प्रस्ताव उसी तरह का है। प्रभाव और विवाद की बात करें तो ट्रंप का यह प्रस्ताव G7 के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक चुनौती बन सकता है जिस तरीके से चाइना का और रूस का रिकॉर्ड रहा है। ट्रंप का रूस और चीन को G7 में शामिल करने का प्रस्ताव वैश्विक कूटनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह प्रस्ताव न केवल G7 के ढांचे को चुनौती देता है बल्कि अब यहाँ पर अधिक समावेशी रूप से चीजें बदल रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।